डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने कोर्स पोषण एवं आहार न्यूट्रिशन एंड फीडिंग के मॉड्यूल 1 जिसका शीर्षक है पोषण का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन के लेक्चर नंबर 2 पे हैं। इस लेक्चर नंबर 2 में हम आज देखेंगे पोषक तत्वों का परिचय, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब ओवरव्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लास्ट में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है। न्यूट्रिशन, पोषण एक ऐसी केमिकल रिएक्शन और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि भोजन को शरीर के ऊतकों और गतिविधियों में परिवर्तित करता है। न्यूट्रिशन इज ए केमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म फूड इनटू टिश्यूज एंड एक्टिविटीज। न्यूट्रिशन मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है इंजेशन ऑफ फूड, मतलब आहार ग्रहण या आहार दक्षता। उसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी खाद्य पदार्थ है उसका डाइजेशन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो भी खाद्य पदार्थ डाइजेस्ट हुआ उसका अवशोषण। और लास्ट में आता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी खाद्य पदार्थ डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट हुआ वो बॉडी से कैसे रिमूव होता है, बॉडी से कैसे बाहर जाता है। इन्हीं 4 प्रक्रियाओं में न्यूट्रिशन समाहित होता है। यहाँ पे एक फोटो दिखाई गई है, ये एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर सर की है, जिनको फादर ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिनको फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो इन फादर ऑफ न्यूट्रिशन जो हैं वो एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर सर को रिगार्ड किया जाता है। हम आगे देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, पोषक तत्व क्या हैं। मॉरिसन के अनुसार एनी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट और ग्रुप ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेम जनरल केमिकल कंपोजिशन दैट एड इन सपोर्ट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। मतलब पोषक तत्व ऐसे समान सामान्य रासायनिक संरचना वाला कोई भी खाद्य घटक या खाद्य घटकों का समूह जो जीवन को सहारा देने में सहायक होता है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाइटामिन्स, वाटर्स, ये सारे जो हैं पोषक तत्वों के घटक होते हैं। इन पोषक तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा भाग होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे तत्व होते हैं जिनको शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो शरीर में जिनकी आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होती है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर में कम मात्रा में होती है, लेकिन वे उतने ही जरूरी होते हैं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वे उतने ही जरूरी होते हैं जितने कि मैक्रो पोषक तत्व होते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो मेनली बॉडी में एनर्जी सप्लाई करते हैं, बॉडी में ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं बॉडी में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रकार हैं वाटर, पानी, ऊर्जा। ऊर्जा देने वाले 2 तत्व होते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट, और तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मुख्यतः मिनरल और विटामिन, खनिज और विटामिन आते हैं। अब हम एक एक न्यूट्रिएंट को समझेंगे। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन द नेचर, मतलब प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर बेसिकली मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगर हम इनको परिभाषित करें
तो इस तरह परिभाषित करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है एक से ज़्यादा OH ग्रुप, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स सिमिलर कंपाउंड्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आयन कंटेन करते हैं और जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो अपने जैसे ही यौगिकों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे दो कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, एक है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज। ग्लूकोज में आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और इसमें एक एल्डिहाइड भी आता है। ये देखिए यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरह फ्रक्टोज में अगेन एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक से ज़्यादा OH आयन है और इसमें एक कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इनके फंक्शन क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी एनर्जी सोर्स फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब यह सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत होता है जो प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों जैसे वसा और अमीनो एसिड का ये प्रिकर्सर यानी अग्रदूत होता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रिंसिपली पार्टिसिपेट इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सेलुलर फंक्शन, जैसे कि सेल ग्रोथ, एडहेजन, फर्टिलाइजेशन। मतलब कार्बोहाइड्रेट कोशिका झिल्ली की संरचना में योगदान देने के साथ साथ यह कोशिका वृद्धि, आसंजन, निषेचन जैसे जैविक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि प्लांट्स में जो उनका फाइबर होता है वो मेनली सेलुलोज का बना होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ सम ऑफ द इंसेक्ट्स एंड सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यह कई जीवों के संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करता है, जैसे कि पौधों में सेलुलोज, कुछ कीड़ों में बाह्य कंकाल और सूक्ष्म जीवों की कोशिका भित्ति। कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शंस एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड स्टार्च इन प्लांट टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी। इन कार्यों के अलावा कार्बोहाइड्रेट शरीर की त्वरित ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है, जैसे जानवरों में ग्लाइकोजन और पौधों में स्टार्च। अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड विच आर लिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बंध से द्वारा जुड़े हुए अमीनो एसिड के बहुलक हैं। ये क्या हैं? अमीनो एसिड के बहुलक हैं। किससे जुड़े होते हैं ये? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन रिच कंपाउंड। ये उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कैसे बने हैं। एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, 2 अमीनो एसिड के हैं। इसमें देखेंगे एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो अमीनो ग्रुप से जुड़ के क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ के एक क्या बनाता है? प्रोटीन। इनके कार्य को देखेंगे। मुख्यतः प्रोटीन के कार्यों को 2 भागों में समझा जा सकता है, एक स्ट्रक्चरल फंक्शन संरचनात्मक कार्य, दूसरे होते हैं क्रियाशील कार्य डायनेमिक फंक्शंस। जो स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं उसमें दीज प्रोटीन्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी। आपने सुना होगा प्रोटीन्स आर एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। मतलब प्रोटीन मुख्यतः शरीर की संरचना और मजबूती प्रदान करते हैं। These proteins are necessary for building and repairing of the tissues. प्रोटीन्स शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। जो स्ट्रक्चरल फंक्शन जो प्रोटीन निभाते हैं उनके कुछ उदाहरण हैं कोलेजन और इलास्टिन, जो कि बोन मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, वैस्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं और अदर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा अल्फा केराटिन जो एपिडर्मल टिश्यूज में पाए जाते हैं, ये सब स्ट्रक्चरल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के लिए, संरचनात्मक कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो डायनेमिक फंक्शन है उसमें ये बहुत विविधतापूर्ण फंक्शंस को शो करता है प्रोटीन के, जैसे कि प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करते हैं, प्रोटीन्स हार्मोन की तरह काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की तरह काम करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की तरह काम करते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और स्टोरेज प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं। इतने विविधतापूर्ण कार्यों के लिए प्रोटीन्स को वर्किंग हॉर्स ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट्स यानी वसा। फैट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो रिलेटिवली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर। मतलब फैट वो कार्बनिक यौगिक हैं जो जल में अपेक्षाकृत अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक विलयकों जैसे कि अल्कोहल, ईथर इत्यादि में घुलनशील होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हेट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं, माने बहुजातीय या विविध प्रकार के होते हैं। इनके मुख्य कार्य हैं, फैट सर्व्स एज द कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूल रिजर्व ऑफ द बॉडी। मतलब ये सांद्र ईंधन भंडार होते हैं शरीर के। जब भी शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है और जब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा नहीं दे पाता है किन्हीं कारणवश, तो उस समय फैट यूटिलाइज होता है बॉडी को ऊर्जा देने के लिए। These fat acts as constituent of cell membrane structure and regulate the membrane permeability। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन काम करता है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। मतलब कोशिकाओं की झिल्ली की संरचना के ये घटक होते हैं। फॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा इसमें काम करता है और झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करते हैं। These fat serves as the source of fat soluble vitamin। वसा में घुलनशील विटामिनों के स्रोत होते हैं। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ फैट में ही घुलनशील होते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन भी फैट्स के ही, वसा के ही द्वारा होता है। इम्पॉर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर। जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उसके नियामक के रूप में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन हैं, जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन हैं, उनके रेगुलेशन में फैट्स हेल्प करते हैं। फैट बॉडी को शॉक और इंजुरी से बचाते हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं और बॉडी से जो भी शॉक होता है, जो भी इंजुरी होता है, उससे फैट्स बचाता है। ये बॉडी को शेप और स्मूथ अपीयरेंस प्रदान करता है। फैट के विविध कार्यों में से ये एक कार्य ये भी है। अब हम आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम एक देखेंगे, सबसे पहला मिनरल, खनिज। मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द बॉडी वेट। मतलब खनिज अकार्बनिक तत्व हैं जो शरीर के वजन का एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बॉडी में निभाते हैं। जैसे कि इनका एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन में रोल होता है, सेल के स्ट्रक्चरिंग और फंक्शनिंग में इनका रोल होता है, टिश्यूज के स्ट्रक्चरिंग में इनका रोल होता है। मिनरल्स, खनिज जो होते हैं, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। ब्लड कोआगुलेशन में और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इनका रोल होता है, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, ठीक है, इसमें इनका रोल होता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जैसे सेलेनियम है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। नर्व और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये नर्व और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों का कैल्सिफिकेशन, बॉडी में एसिड बेस को बैलेंस करना, एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस संतुलन में काम करते हैं। बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करते हैं और ऑस्मोटिक रेगुलेशन बॉडी में करते हैं। तो ये मिनरल्स के विविध कार्य थे। आगे दूसरा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो विटामिन है। जो विटामिन टर्म दिया था वो कैसिनोर फंक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इन द ईयर 1912। जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी थी विटामिन की, उस समय उन्होंने विटामिन में VITAMINE लास्ट में ई दिया था।
यह मानते हुए कि सारे के सारे विटामिन जो होते हैं वो वाइटल एमीन्स होते हैं। क्या होते हैं? वाइटल एमीन्स होते हैं। लेकिन लेटर ऑन बाद में ये पता चला कि ऑल द विटामिन्स आर नॉट वाइटल एमीन्स, सारे विटामिन जो हैं वाइटल एमीन्स नहीं हैं, इसलिए उसकी स्पेलिंग से ई हटा दिया गया और आजकल जो हम लोग यूज करते हैं वो सिर्फ VITAMIN यूज करते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें तो विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि केमिकली एक दूसरे से अनरिलेटेड होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये केमिकली एक दूसरे से अनरिलेटेड होते हैं। दे प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट इन नेचुरल फीड स्टफ। इनकी जो मात्रा होती है नेचुरल फीड स्टफ में, नेचुरल खाने की चीज़ों में, उस इनकी मात्रा बहुत कम होती है। बट दे आर इसेंशियल फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एंड अ लेक ऑफ विच इन द डाइट कॉजेज डिफिशियंसी डिजीजेस। अगर इन विटामिन्स की बॉडी में कमी होती है, जब भी कमी होगी तो उसके कारण डिफिशियंसी डिजीजेस बॉडी में उत्पन्न होने लगेंगी। इनके बहुत सारे काम हैं विटामिन्स के। विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जैसा मैंने बताया वो मेनली आता है विटामिन ADEK। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन C होता है, ठीक। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हो गए। डिफरेंट विटामिन्स के अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे विटामिन A बॉडी में विजन में हेल्प करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरिंग में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। विटामिन D बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन E इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। B कॉम्प्लेक्स के भी ऐसे ही रोल हैं। तो अगर जब हम सारे विटामिन्स को देखेंगे तो विटामिन हर एक ऑर्गन को ये इम्पैक्ट करता है। जैसे ये ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है, नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम आता है, स्केलेटल के ग्रोथ में काम आता है, यूरिनरी सिस्टम में काम आता है, रिप्रोडक्शन में काम आता है, इम्यूनिटी में काम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और ऑप्थेल्मिक सिस्टम में। ऐसा कोई विटामिन नहीं है जो शरीर के किसी भी भाग में कार्य न करता हो। और जब भी इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो डिफिशियंसी डिजीजेस उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विटामिन्स। अब हम आते हैं अपने अंतिम पोषक तत्व जो हमारा लास्ट न्यूट्रिएंट है, वाटर। वाटर क्या है? पोषण में सबसे विशेष पदार्थ है। ये मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये बॉडी में इसकी आवश्यकता बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, बहुत अधिक मात्रा में बॉडी में इसकी आवश्यकता होती है। और ये यूनिक है फॉलोइंग वेज में। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो मेजर डिवीजन था वो बेस था कि बॉडी में इनकी आवश्यकता किस मात्रा में है। अगर बॉडी में इनकी आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में है तो उनको हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा। अगर बॉडी में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में है जैसे मिनरल विटामिन तो इसको हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा। लेकिन आप देखेंगे एक कन्फ्यूजन है साइंटिस्ट के बीच में कि वाटर क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है। वाटर देखेंगे बॉडी में इनकी आवश्यकता लार्ज अमाउंट में है, लेकिन एनर्जी, इससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट होने के लिए दूसरा जो तथ्य था वो था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन चूंकि वाटर में कार्बन एटम नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है, तो कार्बन एटम न होने की वजह से कोई ऊर्जा वाटर प्रदान नहीं करता है। लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट होने के लिए दोनों ही कंडीशन चाहिए थी। लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, बॉडी में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, और उससे ऊर्जा मिले। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट तो नहीं हुआ। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ देखा जाए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट से भी ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन बॉडी में उनकी आवश्यकता कम अमाउंट में होनी चाहिए। तो इसीलिए कई जगहों पे वाटर को मैक्रोन्यूट्रिएंट कैटेगरी में नहीं रखा गया है और ना ही माइक्रोन्यूट्रिएंट कैटेगरी में रखा गया है, वो एक सेपरेट कैटेगरी है उसकी। इसके दूसरे रोल हैं वाटर के। वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सार्वभौमिक विलायक होता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुगम बनाता है तथा पोषक तत्वों का परिवहन करता है। वाटर का अगला रोल है टेम्परेचर रेगुलेशन।
वाटर मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को स्वेटिंग से और हीट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करके। पसीना और गर्मी अवशोषण के माध्यम से शरीर के तापमान को बनाए रखने में वाटर मदद करता है। लुब्रिकेशन एंड कुशनिंग, जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं बॉडी के, और बॉडी के जो अंग होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा बॉडी के ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, रक्त की मात्रा का रखरखाव करता है। पोषक तत्व और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उचित मात्रा और तरलता सुनिश्चित करता है वाटर। बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनका रिमूवल करता है, अपशिष्ट का निष्कासन करता है। मल, मूत्र और पसीने के माध्यम से अपशिष्ट का बाहर जो भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बने उनको बाहर निकालता है। इसके अलावा इसका सेलुलर फंक्शन है, कोशिका की संरचना में और समग्र शारीरिक द्रव्य के कार्य के लिए ये आवश्यक होता है। और वाटर डाइजेशन में भी हेल्प करता है, भोजन के विघटन और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है वाटर। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट थी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।